हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, आप सब ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इस एफएफ में टॉप वांगजी है और बॉटम है वेंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए और सर्दी की छुट्टियों में वेंग जियांगचेंग के साथ अपने घर युनमेंग चला गया था और इधर वांगजी को उसकी बहुत याद आ रही थी। फाइनली अपनी छुट्टियां बिता के सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे गुसू एकेडमी में वापस आने लगे थे। वांगजी एक तरफ तो वेंग के ख्यालों में खोया रहता था, दूसरी तरफ उसे अपने करियर की भी चिंता सता रही थी। वो बस किसी तरह से खुद को कंट्रोल किए हुए था कि कहीं कोई इसकी फीलिंग्स को समझ ना जाए। संडे की शाम थी। वांगजी ने वेंग, जियांगचेंग और निये हुए सांग के साथ ही शाम का डिनर कर लिया था। उस दिन उनकी क्लब एक्टिविटीज़ भी थी और लाइब्रेरी सेशन भी था। जियांगचेंग निये हुए सांग के साथ डॉम पर वापस चला गया था, लेकिन वेंग उनके साथ नहीं लौटा। वो वांगजी के साथ पढ़ने के लिए उसके अंकल के अपार्टमेंट पर जाता है। वहाँ पहुँचते ही वेंग वांगजी से कहता है कि क्या यहाँ पर तुम सिर्फ और तुम्हारे अंकल ही रहते हैं। वांगजी डोर ओपन करते ही लाइट जलाता है और अपने शूज़ को चेंज करता है। वेंग भी वांगजी को देखकर अपने शूज़ चेंज कर लेता है और घर के स्लीपर्स पहन लेता है। वांगजी वेंग की बात का जवाब देते हुए कहता है कि जब तक मेरा भाई लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तब तक हम ही दोनों हैं यहाँ पर। वेंग घर के चारों तरफ देख रहा था। वांगजी सोचता है कि वेंग को उसका घर कैसा लग रहा होगा। वांगजी को अच्छे तरह से पता था कि वेंग की खुशी कि एक की खुशी दूसरे की तकलीफ़ बन जाएगी अगर उसके अंकल को पता चल गया कि वेंग यहाँ आया है। तभी वेंग हल्का सा मुस्कुराता है और वांगजी से कहता है कि तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है, प्लीज़ मेरे साथ है ना, वरना मैं तो कहीं खो ही जाऊँगा। ठीक है ना वांगजी। ये सुनकर वांगजी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वेंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वेंग ये सुनकर हंसने लगता है। वांगजी से पूछता है कि तुम वैसे अपनी पढ़ाई कहाँ करते हो। वांगजी रिप्लाई देता है कि या तो मेरे रूम में या फिर म्यूज़िक रूम में, अगर मुझे प्रैक्टिस करना हुआ तो। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वेंग से कहता है कि क्या तुम मेरा घर देखना चाहोगे। वेंग मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है कि क्यों नहीं। वेंग को मुस्कुराते हुए देखकर वांगजी के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो वेंग को सारे कमरे एक एक करके दिखाने लगता है। जैसे ही वो दोनों म्यूज़िक रूम में पहुंचते हैं, वेंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो वांगजी से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास 2 पियानो हैं। वांगजी कहता है कि लिविंग रूम में जो पियानो रखा है वो ज़्यादातर सिर्फ शो के लिए है। मैं कभी कभी ही उसे बजाता हूँ जब अंकल के कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आते हैं जिन्हें पियानो सुनना पसंद हो। लेकिन वांगजी म्यूज़िक रूम में रखे पियानो के ऊपर बहुत प्यार से हाथ फेर रहा था। वो वेंग से कहता है कि मैं इसी को बजाता हूँ। वेंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वांगजी से पूछता है कि वांगजी से कहता है कि ये पियानो थोड़ा अलग भी लग रहा है। तभी वांगजी उससे कहता है कि ये पियानो मेरी माँ का है। लेकिन वो चुप हो जाता है अचानक से, जैसे कि उसने कोई राज बता दिया हो जो उसे नहीं बताना चाहिए था। वेंग बहुत गौर से वांगजी को देख रहा था पर कहता कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वेंग समझ गया हो कि वांगजी ने आज तक किसी से भी अपनी माँ के बारे में खुलकर बात नहीं की थी। ये उसके साथ पहली बार हुआ था। लेकिन तभी वांगजी को याद आता है कि वेंग भी तो एक अनाथ है ना। उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिससे वो अपने माँ बाप को याद कर सके। वो वेंग से कहता है कि मेरी माँ ने बहुत छोटे से ही मुझे पियानो बजाना सिखाया है और कभी कभी उसकी माँ गाना भी गाती थी। ये सब सुनकर वेंग वांगजी से कहता है कि तुम्हारी माँ तो काफ़ी टैलेंटेड थी। फिर वेंग शेल्फ की तरफ इशारा करता है जहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। वो वांगजी से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाए हैं। वांगजी कहता है कि नहीं, सिर्फ पियानो। वो कहता है कि वायलिन और गुशिन मैंने उनकी डेथ के बाद में सीखा था। वेंग धीरे से वांगजी से कहता है
कि तुम कितने साल के थे जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो 6 साल का था और उसकी माँ को कैंसर भी हुआ था। वांगजी कहता है कि जब वो 11 साल का था तब उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। वेंग ये सब सुन रहा था। वांगजी कहता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उनकी डेथ परिवार से काफ़ी दूर हुई थी। वो कहता है कि उसके फादर बहुत पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे और उसके अंकल ने ही उन दोनों भाइयों की देखभाल की थी। बड़ा भाई लान शिचन अक्सर कहता रहता था कि उनके फादर की डेथ हार्ट ब्रेक की वजह से हुई थी, लेकिन वांगजी को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके फादर ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ था, इसलिए वो वांगजी और उसके भाई को छोड़कर चले गए। वांगजी सोचता है कि क्या उसकी माँ उसके पिता को माफ़ कर पाती। वो वेंग से कहता है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स याद हैं। वेंग धीरे से कहता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे पास उनकी कुछ पिक्चर्स हैं। वो कहता है कि अंकल जियांग ने उसे कुछ पिक्चर्स दी थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी वो सिर्फ 4 साल का ही था। वेंग कहता है लेकिन मुझे अपनी माँ की हंसी याद है, उन्हें हंसना बहुत पसंद था। तभी वेंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी मदर की फ़ोटो है। ये सुनकर वांगजी उसे म्यूज़िक रूम के बाहर ले जाने लगता है। वांगजी अपने बेडरूम में पहुंचता है, दरवाजे को खोलता है और एक फ़ोटो फ्रेम निकालता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वेंग उसके कमरे को देख रहा था। वेंग कहता है कि वाह लान वांगजी, तुम तो पक्का मेरे डॉम पर कभी भी नहीं आओगे। वांगजी कुछ समझ नहीं पाता है। ये देखकर वेंग हंसने लगता है। वो वांगजी से कहता है कि तुम्हारा रूम इतना साफ़ है और हर चीज़ अपनी जगह पर है, जैसे एक म्यूज़ियम में होता है, लेकिन मेरा मतलब है कि एक अच्छे मायने में। वो कहता है कि मेरा डॉम तो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैं इसके लिए जियांगचंग को दोषी ठहराऊं। वो कहता है कि जियांगचंग बहुत ज़्यादा आलसी है। फाइनली अपनी हंसी कंट्रोल करके वेंग वांगजी की तरफ बढ़ता है और वांगजी से उसकी माँ की फ़ोटो मांगता है। वेंग ने फ़ोटो को बहुत केयरफुली पकड़ के रखा था। वो फ़ोटो देखकर कहता है कि वाह वांगजी, तुम्हारी मदर तो बहुत ही खूबसूरत हैं, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगती हैं। वो वांगजी से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर के जैसे ही आंखें मिली हैं। वांगजी ये सुनते ही शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और वो अपनी नज़रें वेंग से चुराने लगता है। तभी वांगजी को एहसास होता है कि वेंग उसके बहुत नज़दीक खड़ा था, जिसकी वजह से उसकी सांसें वांगजी के गालों से टकरा रही थी। वांगजी बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था अपनी जगह पर। वो वेंग की खूबसूरत आँखें, उसकी प्यारी सी स्माइल, वो जैसे अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था, उन सबको बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वेंग अपने हाथ से वांगजी की लिप्स को टच करने लगता है। वांगजी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वेंग वांगजी के बहुत नज़दीक था। तभी मेन दरवाजे पर आहट होती है। ये देखते ही वांगजी जल्दी से पीछे हट जाता है, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर पास में रखी एक डेस्क से लड़ जाता है। वेंग भी एकदम से पीछे हट गया था। वांगजी किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है और प्रॉपर्ली खड़ा होता है। वेंग वांगजी को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी वांगजी की माँ की फ़ोटो थी। वांगजी के अंकल लान शिरन आ गए थे। वो वांगजी से कहते हैं कि मैंने किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन तभी उनकी नज़र वांगजी के साथ आए वे वुशियान पर पड़ती है। लान शिरन चौंक जाता है। वो तुरंत समझ गया था कि ये वे वुशियान है। लान शिरन के चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वो खुश नहीं था। वो वांगजी से कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पाया। वो वेंग से कहता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था यहाँ किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए, आई एम सॉरी। वांगजी अपने अंकल को देखकर समझ गया था कि वो सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे थे। लान शिरन का पूरा ध्यान वे वुशियान पर था। वो वेंग से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पढ़ने के लिए ही आए होगे। वेंग बहुत ध्यान से लान शिरन की सारी बातें सुन रहा था। उसने फ़ोटो को छुपा लिया था। वेंग लान शिरन को थैंक यू बोलता है और उनसे कहता है कि वो और वांगजी साल के एंड में होने वाले इंग्लिश ओरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लान शिरन घड़ी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है कि 7 बज चुका है, इसलिए अपने सारे काम जल्द से जल्द ख़त्म कर लो। वो वांगजी से डिनर के लिए पूछता है तो वांगजी रिप्लाई देता है कि उसने ऑलरेडी डिनर कर लिया था। ये सुनकर लान शिरन दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है।
वांगजी तुरंत ही वेंग की तरफ मुड़ता है, जो कि काफ़ी घबरा गया था। किसी तरह से वेंग ने खुद को संभाला था। वांगजी को हल्की हल्की नींद आने लगी थी। वेंग वांगजी से पूछता है कि क्या तुम सच में 9 बजे सोने चले जाते हो? वांगजी कहता है हाँ। ये सुनकर वेंग कहता है कि तभी तुम शाम की क्लासेस अटेंड नहीं करते। वांगजी वेंग से कहता है कि वो पानी लेने जा रहा है, क्या वेंग को भी पानी चाहिए? वेंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए पानी। वांगजी वेंग की तरफ देख नहीं रहा था। वेंग अभी भी वांगजी की माँ की फ़ोटो हाथ में पकड़े हुए था। वांगजी रूम से किचन की तरफ जाने लगता है। वो बहुत टेंस्ड था, पर अच्छी बात यह थी कि लान शिरन सीधे अपने ऑफिस में चला गया था। कम से कम अब उसे ऑकवर्ड फील नहीं होगा। वो वेंग के लिए भी पानी ले जाता है और उसे अपना ले जाता है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं ले गया तो फिर उसे अपना पानी वेंग के साथ दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। वांगजी ये नहीं चाहता था। वांगजी अपने साथ वेंग का भी बैग लेकर रूम में जाता है, जो उन्होंने बड़े रूम में छोड़ दिए थे। वो सोचता है कि सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, तो कम से कम अब उन्हें इस इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए और सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन ये सब इम्पॉसिबल था, क्योंकि वेंग के साथ पढ़ाई करना इजी नहीं था। वेंग और वांगजी दोनों के ही पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। 45 मिनट में ही वांगजी को चक्कर आने लगे थे और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तभी वेंग एक बैड वर्ड बोल देता है, जिसे वांगजी तुरंत समझ गया था। वो वेंग से कहता है कि सीरियस रहो, पर वेंग के ऊपर कोई असर नहीं था। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, खाली एक वर्ड ही तो बोला है ना मैंने, तुम चिंता मत करो, मैं एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, मैं इतना बेवकूफ़ थोड़े ही हूँ। वांगजी को गुस्सा आने लगा था। वो वेंग से कहता है कि अगर तुम्हें सीरियसली प्रैक्टिस नहीं करना है तो तुम जा सकते हो। वेंग वांगजी की ओर देखता है और कहता है कि वांगजी, मैं सीरियसली प्रैक्टिस कर तो रहा हूँ ना। वो कहता है कि वांगजी, लोग नॉर्मली ऐसे ही बात करते हैं, कोई भी बुक लैंग्वेज में बात नहीं करता। क्या तुम सोच भी सकते हो किसी लड़की से ऐसे बात करना? तुम तो उसे डरा ही दोगे। वांगजी कोई रिप्लाई नहीं देता इस बात का। वो वांगजी से कहता है कि तुम्हें टीवी देखना चाहिए। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? वेंग कहता है, अमेरिकन टीवी। वो कहता है कि अगली बार मैं अपना लैपटॉप लेकर आऊँगा, तब हम कई सारी इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे। वांगजी वेंग से कहता है कि क्या तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुमने सारी इंग्लिश टीवी से सीखी है? वेंग बड़े गर्व से कहता है, हाँ, मैंने तो कई सारे सॉन्ग्स भी सुने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वांगजी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेंग से क्या कहे। अब वांगजी को थकान महसूस होने लगी थी। वेंग वांगजी की तरफ थोड़ा झुकता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्लेलिस्ट बना के दूंगा, मुझे पता है कि तुम्हें म्यूज़िक पसंद है। वो वांगजी से धीरे से कहता है कि तुमको अच्छा तो लगेगा ना वांगजी। वांगजी पहले वेंग की तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ती है। उसको अभी भी अपने चेहरे पर वेंग के टच का एहसास हो रहा था। वो धीरे से कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। वेंग कहता है ओके। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद वेंग अंगड़ाई लेते हुए वांगजी से कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है और अब तुम्हें नींद भी आ रही होगी। वांगजी रिप्लाई में सिर्फ हाँ ही कह पाया। वो काफ़ी शाय फील कर रहा था उस वक्त। एलिवेटर में वांगजी काफ़ी टेंस्ड था। वो वेंग को तिरछी निगाहों से देख रहा था। वेंग कोई गाना गुनगुना रहा था। वो अब टेंशन फ्री था, क्योंकि पहले जब लान शिरन एकदम से आ गया था तब वेंग काफ़ी घबरा गया था। वांगजी वेंग को ही देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसे वेंग से प्यार हो गया है। उसको वो एहसास अचानक से हुआ था। उसको एक तरफ खुशी भी थी, पर दूसरी तरफ तकलीफ़ भी हो रही थी कि वो और वेंग साथ में ही थे, पर वो वेंग से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसकी कुछ भी कहने की। फाइनली एलिवेटर से दोनों निकलकर बाहर जाने लगते हैं। तभी वेंग वांगजी की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े थे। वेंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस रोशनी में। वो वांगजी से थैंक यू बोलता है। पता नहीं क्या होता है, वेंग का फेस बिल्कुल टेंस्ड हो जाता है। वो वांगजी से पूछता है कि तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वेंग वांगजी की ओर थोड़ा सा बढ़ता है, पर फिर रुक जाता है। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। वेंग फिर उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, है ना?
इस बार भी वांगजी कुछ नहीं बोलता। वेंग और ज़्यादा टेंस्ड हो गया था। वांगजी को ऐसे देखकर वो बिल्कुल परेशान हो गया था। वो वांगजी की तरफ बढ़ता है और उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़ा हो जाता है। वेंग वांगजी से कहता है कि वांगजी वांगजी क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? वांगजी चुपचाप खड़ा वेंग को देख रहा था। वेंग कहता है कि वांगजी क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो? मैं अगर तुम्हें एक दिन भी ना देखूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता हूँ, सोचता हूँ। अब तो जियांग चंग को भी गुस्सा आने लगा है, पर फिर भी मैं उसको इग्नोर करता हूँ और उससे तुम्हारी बातें करता रहता हूँ। वांगजी बिल्कुल शॉक्ड था ये सब सुनकर। वेंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने क्यूट हो लगते हो जब तुम स्पाइसी फूड खाना खाने का नाटक करते हो? वो कहता है कि वांगजी तुम मेरी लाइफ के बेस्ट पर्सन हो। अगर कभी तुम्हें कोई कुछ कहता है तो बस मेरा मन करता है कि मैं उसकी पिटाई कर दूं। वेंग कहता है कि वांगजी तुम बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम रियल भी हो क्या? वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे ये सब कहते हुए। वो वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हें किस करने के लिए। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांगजी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था। उसका चेहरा नीचे की ओर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वेंग थोड़ी भारी आवाज़ में वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ। उधर वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। तभी वेंग वांगजी की ओर बढ़ता है और ज़्यादा नज़दीक खड़े हो जाता है और उसका एक हाथ पकड़कर उसे रब करने लगता है। वो वांगजी के लिप्स पर किस करता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को वांगजी की गर्दन पर लेकर जाने लगता है और उसे पकड़ लेता है। अब उसकी टंग वांगजी के माउथ के अंदर रोल करने लगती है। वांगजी फाइनली अपने सेंस में आ चुका था। वो अपने हाथ से वेंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। वो भी वेंग को डीपली किस कर रहा था। वेंग के हाथ वांगजी के हेयर्स पर थे। वांगजी अपने हाथ से वेंग की पीठ को रब कर रहा था। वो हल्के से वेंग के नीचे के होंठ को बाइट कर लेता है। वेंग थोड़ा सा चौंक गया था, पर तभी वांगजी भी अपनी टंग वेंग के माउथ के अंदर रोल करने लगता है। वेंग मौन कर रहा था वांगजी के नाम को लेके, तो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। काफ़ी देर किस करने के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों की ही सांसें काफ़ी हैवी हो रखी थी। वेंग बहुत ध्यान से अपने वांगजी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वांगजी को अभी भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कभी भी इन चीज़ों के लिए। तभी वेंग वांगजी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। इस बार वांगजी अपने दिल की बात बोल ही देता है और वेंग से कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वेंग प्यारी सी आवाज़ में वांगजी से कहता है कि काका, और अपना सर वांगजी के कंधे पर रख लेता है। उसने अपना हाथ वांगजी के सीने पर रखा हुआ था। वांगजी ने भी अपना फेस थोड़ा नीचे कर लिया था, जिससे कि उसका सर वेंग के गाल से टच कर रहा था। काफ़ी देर वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। बहुत शांति थी चारों तरफ, लेकिन इस सब के बीच उन दोनों के दिल की तेज़ धड़कनों को साफ सुना जा सकता था। वांगजी अपने वेंग से अभी भी अलग नहीं होना चाह रहा था। वेंग उससे कहता है कि अब मुझे सच में जाना चाहिए, नहीं तो जियांग चंग सोचेगा कि मैं किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गया। वो वांगजी से कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूँगा। वेंग तभी वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। जाते जाते वांगजी वेंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना जब तुम घर पहुंच जाना। वेंग कहता है आई प्रॉमिस। वांगजी अपने वेंग को जाते हुए देख रहा था, जो कि स्ट्रीट लैंप के नीचे से होते हुए जा रहा था। वांगजी गहरी सांस लेता है और वांगजी गहरी सांस लेता है। उसे वेंग से प्यार हो गया था और वेंग भी उससे प्यार करने लगा था। ऐसा सच जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था वांगजी के लिए, लेकिन उसको विश्वास था वेंग पर। वेंग का लव कन्फेशन वांगजी के दिल और दिमाग में घूम रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी को बस वेंग पर विश्वास करना था।
फाइनली वांगजी अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंच जाता है। वो बाहर के शूज़ निकालकर घर की स्लीपर्स पहनता है और शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके अंकल चुपचाप खिड़की के पास खड़े हुए थे। लान शिरन वांगजी से कहता है कि तुम इस लड़के को कब से जानते हो? वांगजी अचानक से पूछे गए क्वेश्चन से थोड़ा शॉक्ड हो गया था। इतना कुछ होने के बाद अब वो वेंग को दोस्त भी नहीं कह सकता था ना। वांगजी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और कहता है कि वो मेरी क्लास में हैं, हम एक दूसरे को फर्स्ट टर्म से जानते हैं। वांगजी डायरेक्टली अपने अंकल से पूछ ही लेता है कि क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? लान शिरन केयरफुली अपने वर्ड्स यूज़ करता है और वांगजी से कहता है कि वे वुशियन सबसे थोड़ा अलग है, कहीं वो तुमको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा ना तुम्हारी पढ़ाई से? ये सुनकर वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल वेंग बहुत स्मार्ट है, वो मुझे आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता है। वो कहता है कि वेंग मुझे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लान शिरन वांगजी से कहता है कि फिर तुम इस बात का ध्यान रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी बहुत बेचैन हो गया था। शावर लेने के बाद भी वो बेटर फील नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर लेटता है उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वेंग का मैसेज आया था। उसने उसमें लिखा था कि मैं सुरक्षित घर पहुंच चुका हूं। उसके तुरंत बाद एक और मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वांगजी तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। वांगजी फाइनली रिलैक्स फील कर रहा था। वो बहुत प्यार से फ़ोन की स्क्रीन को टच कर रहा था जैसे कि उसने वेंग के फेस को छुआ था। वो मैसेज में लिखे एक एक वर्ड को अपने हाथ से टच कर रहा था जिससे उसे दिल में एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। वांगजी मैसेज का रिप्लाई देते हुए वेंग से कहता है कि वेंग मैं बहुत खुश हूँ आज, गुड नाइट वेंग। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।